सैयद जाफर हुसैन। मैं 11th हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 6वां पाठ दो बैलों की कथा इसके बारे में अपन देखेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। पहले इनका परिचय क्या है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। 1980 में इन्होंने पैदा हुए बनारस के पास लम्ही गांव में। इनका मूल नाम धनपति राय था। इनका असली नाम था धनपति राय। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इनके बचपन ज़रा कठिनाइयों में गुजरते हुए आया और इनकी पढ़ाई सिर्फ बीए तक हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए और लेखन कार्य में प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इन्होंने शिक्षा विभाग यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इन्होंने नौकरी हासिल करें। यह नौकरी के बाद स्वतंत्र असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिए। वह हिस्सा लेके उसमें आगे बढ़ते बढ़ते ये अपनी जो सरकारी नौकरी है उसे त्याग कर दिए यानी रिज़ाइन कर दिए। उसके बाद पूरा अपनी ज़िंदगी पूरी ये लेखन कार्य में लगाते रहे। सन 1936 में इनका महान कलाकार का देहांत हो गया। इनके मृत्यु 1936 में हो गई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। जो प्रेमचंद की एक कहानी की किताब है वो नाम है मानसरोवर। ये 8 हिस्सों में बनाई गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्पा, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख कथा साहित्य में उपन्यास। ये सेवा सदन, प्रेम श्रमा, रंगभूमि, कायाकल्पा, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये इनके कहानियाँ उपन्यास। उन्होंने हंस, जागरण, मधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादन भी किया। हंस, जागरण, माधुरी ये 3 न्यूज़पेपर में भी इन्होंने एडिटिंग का काम कर चुके हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। इन्होंने साहित्य के अलावा निबंध, गद्य भाग, उपन्यास ऐसे बहुत सारे चीज़ें भी इन्होंने लिखे हुए हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। प्रेमचंद जी समाज को चेंजेस करने में यही एक हिस्सा मानते हुए चलते। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उन्होंने गांव किस तरीके से रहता, गांव वाले कैसे रहते, ये सब अपने आँखों से देखा है। क्योंकि इन्होंने गांव में पैदा होने की वजह से गांव की हालत क्या रहती ये सब इन्होंने अपने आँखों से देखे हुए हैं। इनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इनकी जो सोच है ये इनके साहित्य में मिलती। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विशेष है। किसान और मजदूरों की हालत किस तरीके से रहती और दलित लोगों के पर दूसरे लोग का दबाव किस तरीके से रहता, समाज में स्त्री की दुर्दशा कैसी रहती और स्वाधीनता आंदोलन, ये इनके रचनाओं में ये चीज़ों का इम्पोर्टेंट दिया गया। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद की जो कथा साहित्य है इसका विस्तार बहुत दूर तक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। जो उन्हें एग्जाम्पल्स देते हुए आते हैं इनके कहानियों में, उसमें सिर्फ इंसानों कुछ नहीं पशु पक्षियों को भी इन्हें इम्पोर्टेंट देते हुए आते हैं।
बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन के प्रमुख विशेषता है। कितनी बड़ी भी बात रहने दो, घुमा फिरा के नहीं तो ऐसा सीधी सरल लैंग्वेज में सरल तरीके से बोलते हुए लिखना इनका एक अच्छा तरीका है। इनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरे तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इनकी भाषा सरल है और इनके रचनाएं में मुहावरे हैं। इसके अलावा अरबी, फारसी और अंग्रेजी इनका भी ये रचनाएं में इसका भी शब्द का चयन इसमें होते हुए आता। ये इनका परिचय था। कवि का परिचय, इनके रचनाएं में क्या क्या है, ये खासियत यहाँ पे बताया गया। अब अपन पाठ में जाएंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हर एक जानवरों से भी देखा गया तो गधा एक बेवकूफ़, बुद्धिहीन समझा जाता। कोई भी बच्चे शरारत करते पहले गधे का इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जो भी आदमी ज़रा शरारती करा या जो कुछ भी काम करा तो उसको पहले दर्जे में बेवकूफ़, अरे वो गधे, इस तरीके का इस्तेमाल होते हुए आता। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, गधा तो सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी हो, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गधा सीधेपन से या उसकी जो सैक्रिफाई करने की शक्ति से उसको यह नाम दिया गया, ये तो अपन ज़रूर नहीं बोल सकते कि आखिर उसकी खूबी क्या है, इसलिए बेवकूफ़ कहना पड़ा। गायें सींग मारती है, ब्याही हुई गई तो अनायासी ही हिंसक का रूप या सिंहानी का रूप धारण कर लेती। गायें तो सींग मार लेते हैं, या ब्याही हुई गई यानी बच्चे दी तो गई, ये तो एकदम शेरनी के ऐसा सींग मारते हुए आदमियों के ऊपर आ जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्तों को भी देख लिए तो गरीब जानवर कुत्ता भी है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। जब जब कुत्ते को भी गुस्सा आ जाता और भौंकने लग जाता। किंतु गधे को कभी क्रोध करता नहीं सुना ना देखा। लेकिन गधा कभी भी अंदर गुस्से में आना या नहीं तो किसी को भी मारना, इस तरीके से कहीं पर भी देखने में नहीं आया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। गधे को कितना भी मारो या सड़ी हुई घास या कागज़ां वो भी लेके आके डाल दो, उन्हें खुशी से उसे खा लेता, लेकिन कभी भी उन्हें गुस्से में नहीं आता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। वैशाख के मास में एक वक्त उन्होंने गधे की आवाज़ निकाल लेता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन कभी भी हम लोग ये गधे को खुश होते हुए नहीं देखे। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे के पर हमेशा एक विषाद छाया हुआ रहता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसी भी नुकसान पहुंचाना या नहीं तो उन्हें खुश रहना या गम रहना, ये यहाँ पे दिखने में नहीं आया गधे के चेहरे पे। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जैसे कि हर एक चीज़ को सैक्रिफाई करने की हिम्मत ऋषियों और मुनियों को रहती, वैसे ही ये गधे को ये पूरे चीज़ें आए हुए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन इंसान वो जानवर को बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, जैसे बुरे बर्ताव का आदर कहीं पर भी इसे देखने में नहीं आया।
कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त तो नहीं है। दुनिया में जीने के लिए इतना सीधापन ज़रूरी नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की क्या हालत हो रही है। क्या अमेरिका में उन्होंने घुसने नहीं दिया जाता? क्या अमेरिका वाले हिंदुस्तानियों को वहाँ पे घुसने नहीं देते क्या? बेचारे शराब नहीं पीते, हिंदुस्तानियाँ शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। हिंदुस्तानियाँ जो भी कमा रहे वो पैसे अपने लिए बचा के रख लेते, जी तोड़ के काम करते हैं, दिल खोल के उन लोग काम कर लेते हुए आते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई में झगड़े में कहीं पर भी नहीं जाते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। 4 पैसे कमा लेते, उसके बाद बदनाम होते, चारों के बातें सुनते, फिर भी इतना बदनाम होने के बावजूद भी खामोश रहते। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श के नीचे करते। यहाँ पे ये भी मालूम होता है कि अपने जीवन के आदर्श जो है उसे नीचा करते हैं, यानी गिरा के देखते। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाह जाते तो शायद सब भी कहलाने लगते हैं। अगर से हिंदुस्तानियाँ भी ईंट का जवाब पत्थर से, यानी उन लोग जो हरकतें कर रहे हैं उसका जवाब देने लगे तो शायद इन लोग भी अच्छे लोग बोल के कहला जा सकते। जापान की मिसाल सामने है, एक एग्जाम्पल जापान का भी सामने है। एक ही विजय से उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय से, एक जीत हासिल करके दुनिया में हर एक जाति का भी गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी और भी है जो उससे कम ही गधा है। लेकिन यहाँ पे गधे का एक छोटा भाई है, वो भी गधे से कम है, और वो है बैल। गधे का छोटा भाई बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ इसी से मिलते जुलते अर्थ में वाछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से गधे का भाई बैल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मिलते जुलते इसका और एक मीनिंग भी है, वाछिया का ताऊ, इसका भी प्रयोग करते हुए आते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, थोड़े लोग बैलों को बेवकूफ में सबसे अच्छा जानवर कहलाते हैं। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी सोच ये नहीं है कि गधा या बैल बेवकूफ है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियाल बैल भी देखने में आता है। बैल क्या है, कभी कभी सिंगा मारता भी है, कभी कभी अड़के यानी अड़ियाल भी बन जाता, और भी कई रीतियों से अपना असंतुष्ट प्रकट कर देता है, अपनी नाराजगी, और कई तरीके से भी उन्होंने अपने को दिखाता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए गधे से भी उसका स्थान, उसकी जगह नीचे है, क्योंकि गधा यह सब काम नहीं करता। झूरी काची के दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। झूरी और काची ये दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछिया जाति के थे, ये दोनों भी पछिया जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। ये दो भी, हीरा और मोती दोनों भी देखने में सुंदर थे, काम करने में एकदम चौकस थे, और ऊंचे ज़्यादा थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। ये हीरा और मोती दोनों साथ रहने में दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों अपने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरों से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये दो जने हीरा और मोती दोनों आसपास सामने बैठे वक्त अपनी लैंग्वेज में, अपनी मुख भाषा में खैर खैरियत पूछ लेते। एक दूसरों के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। एक दूसरों की दिल की बात कैसा समझते सिर्फ वो जानवरों को मालूम है, अपने को नहीं मालूम हो सकता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वांछित है। जो ये बैलों में भी ऐसी शक्ति है कि मुख भाषा में
समझ सकें, लेकिन ये चीज़ कोई इंसान अब तक नहीं पहचान सका। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। ये दो जने आपस में एक दूसरों को चाट के या नहीं तो सूंघ के अपनी मोहब्बत जो है उसे प्रकट करते थे, और या नहीं दोनों अपने अपने सिंगा मिला के अपनी मोहब्बत प्रकट कर लेते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद से, गुस्से से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से, खुशी से, आत्मीयता भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठ होता ही थैल थप्पा होने लगता है। सिर्फ आत्मीयता से इन लोग मिलते थे, और जैसे कि दो दोस्त, जिगरी दोस्त जैसे हाथ मार लेते रहते, उसी तरीके से ये दोनों भी मिलते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। ये दोस्ती के बिना कुछ समझ में नहीं आता कि ये फुसफुसी यानी बिल्कुल बेकार हो गई या हल्की सी हो गई, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी दोस्ती पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। जिस वक्त में दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिया जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जिस वक्त ये दो बैल खेत के काम के लिए गए, खेत जोतने के लिए गए, तो गर्दन हिला हिला कर ज़्यादा बार एक दूसरों को, ना तो ऐसा एक बार उनो एक बार इनो, इस तरीके से अपना वज़न लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, गर्दन पे बोझ नहीं तो ऐसा करने के लिए एक दूसरे सोचते रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरों को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया। दोपहर में या शाम के टाइम खेत से काम हो जाने के बाद इन लोगों को हल से हटाया जाता, तो जब ये एक दूसरों को आपस में चाट कर अपनी थकान दूर कर, नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उड़ते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। जो पानी और भूसा डालने वाला जो नांद रहता, उसमें भूसा डाल देने के बाद ये दोनों बैला एक साथ उड़ते थे और एक साथ वहाँ पे जाके मुंह डालते थे और खाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अगर से एक बैल मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। यहाँ पे एक अफसोस की बात है कि झूरी एक बार गोई के ससुराल को भेज दिया गया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजा जा रहा है, ये बैलों को नहीं मालूम कि ये क्यों भेज देना जा रहे हैं। समझो मालिक ने हमें बेच दिया, मालिक हम लोगों को बेच दिया। अपने या बेचे जाने उन्होंने अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गाय को घर तक गोई ले जाने में दांत पीसना आ गया। उन्हें किस लिए बेचा बेचारा, किस लिए बेचा, क्या है अच्छाई के लिए बेचा या बुराई के लिए बेचा, ये तो नहीं मालूम। लेकिन जो खरीद लिया झूरी को, उसे अपने घर तक लेके जाने वाला जो गोई है उसे दांत पीसना पड़ा, यानी बहुत मेहनत करके उसको लेके जाना पड़ा। पीछे से हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचते तो दोनों पीछे की जोर लगाते। हीरा और मोती दोनों भी। इन लोग क्या है, इन जानवरों को लेके जाने के लिए दांत तो पिसा दिए, अगर से पीछे से ये दोनों को दबा के मारते रहे तो पहिया पकड़ के आगे से खींचते या नहीं तो पीछे से खींचते। इस तरीके से उसे सता लेते हुए जाते। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते हैं। अगर से उन्हें मारने लगा तो दोनों सिंगा नीचे करके उसको मारने के लिए जाते। अगर ईश्वर ने उन्होंने वाणी दे दी तो झूरी से पूछता, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर से ये जानवरों को बातचीत आती तो इन्हों झूरी से पूछता था
कि हम गरीबों को क्यों निकाल दे रहे हैं। हमने तो तुम्हारे सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हम लोग तो आपकी खेती बाड़ी में हर एक काम करने के लिए तो तैयार थे, तुम्हारी हर एक मदद कर रहे थे, फिर हमारे क्यों निकाल दे रहे हैं। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। अगर से इतना ही काम हम लोगों से कम हो गया तो और ज़्यादा काम ले लेना था, लेकिन हम लोगों को क्यों निकाल दे रहे हैं। अगर से मेरे को बातचीत आती थी तो मैं पूछता था। ये दोनों जानवर सोच ले, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हम लोग तो तेरे पास काम करके यानी झूरी के पास काम करके मर जाने के लिए भी तैयार थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हम लोग तो दाना कम दे, चारा कम दिए बोल के शिकायत भी नहीं किए। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जो भी आप हमारे को चारे के लिए डाल दिए वो सिर झुका के हम खा लेते थे, कभी आपसे शिकायत नहीं करें, लेकिन फिर ये जालिम के हाथ आप क्यों बेच दिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। शाम के टाइम तक ये दो नए बैला हीरा और मोती दोनों भी एक नई जगह पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिन भर ये दोनों भूखे थे। जब नाद में भूसा वो लेके आके डाले तो दोनों भी नहीं खाए। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था। ये दो जानवरों का दिल बहुत भारी हो रहा था। जो अपना घर बोल के समझते थे झूरी के घर को, आज वो छोड़ के आ गए। वो आज उसने छूट गया था, वो घर आज इन लोगों से छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नया आदमी इन्हें बेगाने से लगता था। ये जो आदमी है, ये जो नया घर है, ये जो नया गांव है, ये मुझे एक बेगाने से लग रहा है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरों को कनखियां से देख और लौट गए। दोनों भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी मुख भाषा में एक दोनों को मशवरा लिए, एक दूसरों के कनकानियाँ देखने लगे, यानी उधर इधर देखने लगे। जब गांव में सोता पड़ा गया तो दोनों ने जोर मारकर पकड़ तोड़ डाला और घर की तरफ चले। जब गांव के लोग सब जने सो रहे थे तो ये दो जने जो रस्सी बांधी हुई है वो उसको एक झटका मारे और उसे तोड़ दे के अपने घर की ओर चले गए। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जो लकड़ी जो गांटे हुई थी, जो बैलों को वहाँ पे बंध दिए थे, वो बहुत मजबूत थे। कोई नहीं सोचता कि ये इसे तोड़ लेके इन लोग भाग जाएंगे। पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक ही झटके में रस्सी टूट गई। लेकिन उस वक्त ये दोनों में इतनी ताकत आ गई कि एक ही झटके में इन लोगों की रस्सी टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झूरी सुबह सुबह उठ के देखा तो वो दो बैल भी अपने पास आके ठहरे हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गारों लटका रहा है। ये दोनों की गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटके हुई है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरा है और दोनों की आंखें में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। घुटनों तक पाँव भी कीचड़ में उतरे हुए थे और ये दोनों की आंखों में एक गुस्सा सा और एक मोहब्बत दोनों भी झलक रहे थे। झूरी बैलों को देख के स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ये दो बैलों को देख के एकदम खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जो उसे गले से लगा लेके जो उसे चाह रहा था, उसे चूम रहा था, ये तो देखने काबिल का था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और थालियां बजा बजा के उसका स्वागत करने लगे। गांव के पूरे लोग वहां पे जमा हो गए और थालियां बजा के ये दो जानवरों का स्वागत वेलकम किए। गांव के इतिहास में यह घटना अद्भुतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव में जैसी घटना है यह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों
को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। वहाँ पे अभिनंदन पत्र देने के लिए तैयारी भी हो रही थी। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। थोड़े थोड़े लोग अपने अपने घरों से थोड़े जने रोटियां लाए, थोड़े जने गुड़ लाए, थोड़े जने चोकर लाए और थोड़े जने भूसा, ये सब लेके आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। वहाँ से एक लड़का बोला, ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन ने किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले गए आए। और दूसरे लड़का कह रहा है कि ये दो जानवर उतनी दूर से अकेले आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ये दोनों बैल नहीं है, एक जन्म के ये दोनों आदमी हैं। ये था आज का पाठ, दो बैलों की कथा।